अध्याय 41 संख्या में ताकत। सनी कीचड़ में पसरकर आकाश की ओर देख रहा था। उसे सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पूरी लड़ाई शुरू से अंत तक 10 सेकंड से भी कम में समाप्त हो गई थी। कोई घायल, मरा या चोटिल नहीं हुआ, खैर स्कवेंजर को छोड़कर। ये पूरी तरह से उसकी उम्मीदों के विपरीत था। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए मॉन्स्टर के शव की ओर देखा कि वह सच में मर चुका है, फिर रून बुलाए और अपनी शैडो फ्रैगमेंट्स की संख्या देखी। शैडो फ्रैगमेंट्स 1610। ये वास्तव में सच था। शक्तिशाली अवेकेंड बीस्ट ऐसे ही नष्ट हो गया, और भले ही अधिकांश काम नेफिस ने किया, आखिरी घात वही लगाया। क्यों ये हमेशा इतना आसान नहीं हो सकता? सनी उठकर खड़ा हुआ और एज्योर ब्लेड को हटा दिया। फिर उसे मास्टर जेट के शब्द याद आए, ड्रीम रियल में कोई अकेला जीवित नहीं रह सकता। तब उसने उनकी सलाह नोट की थी लेकिन भरोसा नहीं किया। आखिरकार उसने हमेशा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की थी, किसी पर निर्भर नहीं होने दिया। सनी के लिए यही वास्तविक शक्ति का अर्थ था, लेकिन अब उसे शक होने लगा था कि यह तर्क फ्लॉड था। वास्तव में अपने बोझ साझा करने के लिए किसी के पास होना ड्रीम रियल में स्वर्ग और नर्क के बीच का अंतर बना देता था। यदि वह अकेला होता तो एक स्कवेंजर से लड़ना उसके लिए खत्म हो सकता था। इसी तरह भले ही नेफिस सनी से कहीं अधिक कुशल थी, अकेले वह कवचधारी राक्षस को हराना बेहद कठिन होता क्योंकि उसका कमजोर बिंदु उसके हाथ से बाहर था। लेकिन साथ में उन्होंने इसे अपेक्षाकृत आसानी से कर दिया। पूरे भाग का योग उसके हिस्सों से अधिक था। दूसरे शब्दों में संख्या में शक्ति व्यक्तिगत शक्ति से अधिक थी। इस अर्थ में समूह पर निर्भर होना कमजोरी नहीं बल्कि व्यक्तिगत शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अकेले भेड़ियों के लिए हमेशा नुकसानदेह स्थिति होती। यह एक और सबक था। वैसे भी मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं था। सनी ने नेफिस की ओर बढ़कर देखा कि वह ठीक है या नहीं। उसके समुद्री शैडो कपड़ों में हल्का नुकसान छोड़कर सब कुछ ठीक लग रहा था। नेफिस ने सनी की ओर देखा। मेमोरी। सनी ने सिर हिलाया। नेफिस ने सांस ली। ऐसा लगता था कि वह अपनी खुद की कवच की सेट पाने के लिए थोड़ी अधीर थी। अगर सनी सज्जन होता तो शायद उसने उसे थोड़े समय के लिए पपेटिया का श्रोड उधार देने का सुझाव दिया होता, लेकिन वह ऐसा नहीं था। वह कवच अत्यंत मूल्यवान था और उसे काफी महंगा पड़ा था। और चेंजिंग स्टार के विपरीत सनी का केवल समुद्री कपड़ों में दिखना सौंदर्य की दृष्टि से परेशान करने वाला होता। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इस बीच नेफिस मृत स्कवेंजर की ओर बढ़ी और बिना सिर मुड़े कहा, कैसी को लाओ। सनी ने एक सांस ली और खुली जगह छोड़ दी। कुछ ही समय बाद वह जगह पहुंचा जहां अंधी लड़की उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। उसके कदमों की आवाज सुनकर वह झिझकी और सिर उठाया। सच सनी, उसने मुझे कैसे पहचान लिया? आह, शायद मेरे चलने का तरीका। हाँ, मैं हूँ। सब खत्म हो गया। चलो मैं तुम्हें नेफिस के पास ले जाऊं। लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके कैसी उठी और उसकी ओर मुड़ी। तुम ठीक हो? सनी मुस्कुराया। बिल्कुल, हमने उस राक्षस को तुरंत निपटा दिया। एक भी खरोंच नहीं आए। कैसी ने राहत के साथ मुस्कुराया। अच्छा है। ओह हाँ, रस्सी। सनी ने रस्सी ली और अंधी लड़की को खुली जगह तक ले गया। रास्ते में उसे थोड़ा अजीब लगा। नाजुक लड़की उसके पीछे चल रही थी और वह अपनी छोटी बहन की याद में खो गया। जब वह बच्ची थी वह भी उसके पीछे चलती थी, जैसे दोनों चिपके हुए हों। जैसे ही परिचित दर्द उसके दिल में छुरा घोंपता, सनी ने दांत पीसकर कुछ और सोचने की कोशिश की। ये सब बीत चुका था। खुले स्थान पर नेफिस स्कवेंजर के कवच को तोड़ चुकी थी। झिलमिलाती आत्मा की खंड पहले ही उसके हाथ में थी। बिना कुछ कहे उसने इसे सनी की ओर फेंक दिया। सनी ने क्रिस्टल पकड़ा और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? नेफिस ने कुछ पल तक चुपचाप देखा। फिर उसने वस्तुनिष्ठ स्वर में कहा, मेरे पास जेब नहीं है। ओह, थोड़ा हैरान सनी ने आत्मा के टुकड़े को अपने रिक्सैक में रख दिया। लेकिन वह इसे खुद क्यों नहीं अवशोषित करती? वह ये पूछने वाला था कि नेफिस ने देखा और कहा, हम बाद में इन इनामों को बांटेंगे। अच्छा ठीक है। नेफिस ने कुछ सोचने के बाद कैसी की ओर देखा और कहा, मैं सावधान रही। फिर उसने मुस्कुराया। आपकी छाया मजबूत होती है। आपकी छाया मजबूत होती है। आपकी छाया मजबूत होती है। सनी उत्साहित और थोड़े नाराज दोनों महसूस कर रहा था। पूरे दिन उन्होंने 3 और स्कवेंजर्स मारे, हर बार किसी को बहुत जोखिम नहीं था सिवाय नेफिस के। प्रक्रिया लगभग वही थी। राक्षस मिलने पर वह छाया में छिप जाता, नेफिस चारा बनती। जब समय सही होता सनी चुपचाप जाकर एज्योर ब्लेड के सटीक वार से लड़ाई खत्म करता। वह सोच रहा था कि क्या यही मुख्य हीरो की पार्टी में होने का अनुभव होता है। दूसरों के लिए शायद कास्टर को छोड़कर किसी घातक अवेकेंड बीस्ट के चारों ओर नाचना कठिन होता, संभवतः नर्तक की मृत्यु के साथ। नेफिस ने यह बार बार बिना अधिक प्रयास के कर दिखाया। उसकी पूरी प्रदर्शन केवल कौशल पर आधारित थी, किसी एस्पेक्ट एबिलिटी का उपयोग नहीं हुआ। इस दृष्टि से कास्टर भी बेहतर नहीं कर सकता था। वह तेज, शांत और सटीक थी।
हर कदम गणना और सही समय पर किया गया। उसे मुकाबले की प्रवाह और तर्क सहजता से समझ में आता था, जिससे वह अनुमान लगा सकती थी कि अगले क्षण में मूर्ख राक्षस क्या करेंगे। फिर केवल शारीरिक क्षमता की जरूरत थी उन्हें टालने और नियंत्रित करने की। सनी हमेशा जानता था कि कौशल और अनुभव कच्ची शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन नेफिस को देखकर उसे स्पष्ट रूप से समझ आया कि उनके बीच कितना बड़ा अंतर था। भले ही चेंजिंग स्टार उसे अधिक ताकत और गति देता, वास्तविक लड़ाई में उसका कोई मौका नहीं होता। बेशक वह हर मुठभेड़ का महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। उसकी भूमिका अंतिम वार करने वाली मामूली नहीं थी। किसी ने 4 वार में 4 हत्याएं पूरी नहीं की होती। कुल मिलाकर ये लगभग समान सहयोग था। फिर भी नेफिस की लड़ाई देखना सच में गंभीर अनुभव था। सनी ने रून बुलाए। शैडो फ्रैगमेंट्स 22 1000। आज 8 टुकड़े, काफी शानदार। वर्तमान में वे भूल भुलैया के मार्ग के किनारे प्रतीक्षा कर रहे थे, जो सीधे बिना सिर वाले नाइट के विशाल स्मारक तक जाता था। उनके और स्मारक के बीच स्कवेंजर्स का एक समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूर्यास्त करीब था, लेकिन उनके पास अभी भी समय था। धीरे धीरे मिनट बीतते गए। किसी समय नेफिस ने आगे बढ़ने का आदेश दिया। कैसी की मदद करते हुए सनी ने चेंजिंग स्टार का अनुसरण किया और भूल भुलैया और स्मारक के बीच का खुला स्थान तेजी से पार किया। अब केवल उसे ऊपर चढ़ना था, लेकिन यह आसान नहीं था। 200 मीटर ऊंचे स्मारक पर चढ़ना सामान्य परिस्थितियों में भी कठिन होता, और अब उन्हें कैसी को भी ऊपर खींचना था। उसे पीछे छोड़ना सुरक्षित नहीं होता। अंततः नेफिस और सनी ने हर लगभग 20 मीटर पर रस्सी खींची। कैसी चट्टानों को पकड़कर ऊपर चढ़ते समय इंतजार करती। ये धीमा और पीड़ादायक था। अंत तक सनी की मांसपेशियां जल रही थीं, लेकिन वे सुरक्षित पहुंच गए, इससे पहले कि अंधेरी लहरें उन्हें बहा देतीं। रात के आने पर तीनों स्लीपर्स वृत्ताकार पत्थर मंच के केंद्र में बैठ गए और आराम किया। आग बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए खाना नहीं पकाया जा सका। उन्होंने सूखी मांस की पट्टियों को चबाया और असीमित पानी की बोतल पास की। कुछ समय बाद नेफिस ने सनी को संकेत दिया कि आज की यात्रा के इनाम निकालें। उसने 4 झिलमिलाते सोल शॉट्स निकाले और जमीन पर रख दिए। बिना किसी चर्चा के चेंजिंग स्टार ने 2 क्रिस्टल अपनी ओर खींचे और 2 लिए। फिर उसने एक अपनी कैसिया को दे दिया। सनी चुपचाप देख रहा था। जब नेफिस और कैसी ने अपने शॉट्स अवशोषित कर लिए, तब भी उसने अपना नहीं लिया। कुछ समय बाद उसने रिक्सैक से एक और क्रिस्टल निकाला और सभी 3 नेफिस को दे दिए। सिल्वर हेयर लड़की ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम मजबूत नहीं होना चाहते? सनी मुस्कुराया। बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन अभी ये ज्यादा मदद नहीं करेंगे। यह कोई रहस्य नहीं है कि तुम हमारी मुख्य लड़ाकू शक्ति हो। उसने सांस ली। जितना तुम मजबूत होगे, हमारी जीवित रहने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। और यह कोई उपहार नहीं है, यह एक लेन देन है। नेफिस ने भौं उठाए। एक लेन देन? तुम क्या चाहते हो? सनी ने कुछ सेकंड सोचा और फिर जवाब दिया। ये बहुत सरल है। मैं तुम्हें ये सोल शॉट्स दूंगा और रास्ते में जो भी अन्य शॉट्स मिलेंगे। फिर उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, बदल में तुम मुझे लड़ना सिखाओगी। अध्याय 42 युद्ध का सार। नेफिस ने उसे देखा और कुछ सोच में डूब गई। इस बार उसने सामान्य से लंबा समय तक चुप्पी साधी। सनी को उसके दृष्टि में थोड़ा नर्वस महसूस हुआ, ये जानते हुए कि उसकी क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा था। चेंजिंग स्टार की कौशल और अंतर्दृष्टि के साथ ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि उसने उसकी लड़ाई के प्रदर्शन से कितना कुछ समझ लिया होगा। उसकी वर्तमान क्षमता और भविष्य की संभावनाएं शायद उसके सामने पूरी तरह स्पष्ट हो गई थीं। क्या ये पर्याप्त था कि उसे सिखाने लायक माना जाए? कुछ समय बाद उसने सोल शॉट्स ले लिए और सिर हिलाया। ठीक है, सनी मुस्कुराया, खुद को सफल सौदे के लिए बधाई देते हुए। उसने बहुत कुछ पाया और बहुत कम खोया, साथ ही नेफिस और कैसी की नज़र में खुद का अच्छा प्रभाव भी डाला। प्रदर्शन के मामले में ये बेहतरीन था। तो हम कब शुरू करेंगे? नेफिस ने कंधे उचकाए। अब सनी ने सूरज की ओर देखा, जो लगभग अस्त हो चुका था। क्या वे पूरी अंधेरे में प्रशिक्षण करने वाले थे? यह उसके लिए कोई बाधा नहीं थी, लेकिन चेंजिंग स्टार के लिए। आज हम कुछ शब्दों से शुरू करेंगे, बस इतना ही काफ़ी होगा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने जोड़ा, कैसी, तुम भी सुनो। सनी और कैसी ने नेफिस की ओर देखा, जैसे 2 आज्ञाकारी छात्र। उनकी उम्र लगभग समान थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी साथी का मार्शल प्रॉवस इतना विशाल था कि उनके मुकाबले ड्रैगन और कीड़े के बीच का अंतर जैसा था। नेफिस ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, युद्ध में महारत को 2 पहलुओं में बांटा जा सकता है। एक है शरीर और दूसरा है मन। शरीर का प्रशिक्षण आसान नहीं है, लेकिन सरल है। केवल अभ्यास और अनुभव की जरूरत है। लड़ाई में चीजें बहुत तेजी से होती हैं, इसलिए हर विवरण पर उसी समय ध्यान नहीं दिया जा सकता। इसलिए आपकी तकनीक आपकी मांसपेशियों और हड्डियों में होनी चाहिए, ताकि यह लगभग स्वाभाविक बन जाए। उसने ठहराव किया। प्रारंभिक परिणाम आप अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं।
फिर इसे अनुभव से मजबूत किया जाना चाहिए। जितना अधिक लड़ाई का अनुभव होगा, तकनीक उतनी ही गहराई से शरीर में समाहित होगी। इसका कोई और तरीका नहीं है। हजारों घंटे का अभ्यास एक असली लड़ाई जितना प्रभावी नहीं होगा। केवल वही जो अनगिनत लड़ाइयों में बचते हैं वास्तव में शरीर पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह एक ही समय में बहुत समझ में आता था और बिल्कुल भी नहीं। एक और अभ्यास से सुधार का सिद्धांत काफी तार्किक था। दूसरी ओर चेंजिंग स्टार का बयान ये दर्शाता था कि उन सभी महापुरुषों की वर्षों की ट्रेनिंग कुछ नहीं थी। आखिरकार चाहे उनके शिक्षक कितने भी अच्छे हों, उनका वास्तविक लड़ाई का अनुभव नहीं था। लेकिन उन्होंने हर किसी को आसानी से हराया, कास्टर को छोड़कर। इसलिए शायद उनका कथन सही था। लेकिन फिर सवाल उठता है, नेफिस ने 18 साल की उम्र में इतना समृद्ध युद्ध अनुभव कैसे पाया? क्या मुझे अब उन्हें प्रिंसेस बुलाना बंद कर देना चाहिए? नेफिस ने जारी रखा, मन का प्रशिक्षण बिल्कुल सरल नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं तो वास्तविक युद्ध मन में होता है। परिणाम अक्सर शरीर के हिलने से पहले ही तय हो जाता है। और मन में महारत पाने का पहला कदम है युद्ध का सार समझना। लेकिन बहुत कम लोग इसे वास्तव में समझते हैं। उसने उनकी ओर देखा और पूछा, आपको क्या लगता है वह सार क्या है? सनी हिचकिचाया, युद्ध का सार, यह क्या हो सकता है? अगर यह कोई अन्य लेगेसी होता तो वह शायद मूर्खतापूर्ण उत्तर देता, जैसे सम्मान, साहस या कर्तव्य। लेकिन वह जानता था कि नेफिस उन खाली शब्दों का पालन करने वाली नहीं है। कुछ देर बाद कैसी ने उत्तर दिया, विजय। लगभग उसी समय सनी ने कहा, जीवित रहना। चेंजिंग स्टार ने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने गर्दन रगड़ी और ठंडी, तीखी दृष्टि से उन्हें घूरा। युद्ध का सार है हत्या। कैसी चौंकी और आंखें फैल गईं। सनी ने थोड़ी भ्रांति व्यक्त की, लेकिन नेफिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी शांत स्वर में जारी रखा, मूल रूप से आप अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की कोशिश कर रहे हैं और वे आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में एक मरेगा और दूसरा हत्यारा बनेगा, बाकी सब केवल शोर है। उसके शब्द सनी के दिल में गहराई तक उतर गए और वहां प्रतिध्वनित हुए, कुछ अंदर जागृत कर दिया। शैली मायने नहीं रखती, हथियार मायने नहीं रखते, कारण और इरादा मायने नहीं रखते। केवल यह मायने रखता है कि अंतिम व्यक्ति कौन है। इस तरह युद्ध में आपका हर कार्य केवल दो उद्देश्यों में से एक की सेवा करना चाहिए, या तो अपने दुश्मन को मारो या दुश्मन को आपको मारने से रोकें। नेफिस ने अपनी आंखें नीची की। अगर आप इसे समझ सकते हैं तो आपके पास मन में महारत पाने के लिए पर्याप्त स्पष्टता होगी। उसके बाद सनी लंबे समय तक सो नहीं पाया। वह ठंडे पत्थर पर लेटा और अंधेरे में नेफिस की शिक्षा के बारे में सोचता रहा। अभ्यास, अनुभव, स्पष्टता, ये तीन कुंजी थी एक भयंकर योद्धा बनने के लिए। तीनों महत्वपूर्ण थे, लेकिन अंतिम सबसे चुनौतीपूर्ण था। क्या सच में चेंजिंग स्टार ने जैसा कहा वैसा ही है? क्या योद्धा होने के मूल में केवल हत्या की ठंडी इच्छा है? आंतरिक रूप से उसने महसूस किया कि हाँ, यही सत्य है। ये निर्दयी सच्चाई किसी हद तक उसके जीवन के सभी अनुभवों का मिश्रण थी। आखिरकार उसके लिए जीवन हमेशा जीवित रहने की लड़ाई था। कोई हमेशा जीतता, कोई हमेशा हारता। पहले वाले कुछ और दिन जीते और दूसरे किसी को परवाह नहीं थी। बेशक जीवन जीवन है और युद्ध युद्ध। अधिकांश लोगों के लिए ये अलग हैं, लेकिन अवेकेंड के लिए उनका एकमात्र उद्देश्य नाइटमेयर क्रीचर से लड़ना था। बहुत कम ही उस भाग्य से बच पाते। अकादमी पहुंचने के बाद सनी ने सोचा कि वह हमेशा जीवित रहने की सीमा पर संघर्ष करने की नियति से बच गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने बस एक लड़ाई को दूसरी से बदल दिया। यह विचार असहज था, लेकिन अगर इसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, इसका मतलब क्या ये था कि उसके पास हमेशा महत्वपूर्ण लाभ था। अधिकांश लोग जिन्हें स्पैल ने चुना इस निर्दयी जीवन शैली के अनुकूल होने के लिए मजबूर थे, लेकिन वह हमेशा इस तरह जीता आया था। क्या वह वास्तव में कुछ ही लोग हैं जो अवेकेंड बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं? इस विचार के साथ सनी सो गया। सुबह के समय उसे एक चिल्लाने की आवाज से जगाया गया। अध्याय 43 अभ्यास। सनी पूरी तरह जागने से पहले ही अपने पैरों पर खड़ा था। किसी तरह एज और ब्लेड उसके हाथ में था। उसकी छाया उसके पास मंडरा रही थी, तैयार या तो तलवार को पकड़ने के लिए या अगर बहुत देर हो गई तो उसके शरीर को ढकने के लिए। नेफिस पास खड़ी थी, उसकी लंबी तलवार डिफेंसिव स्टांस में उठी हुई थी। लेकिन सनी ने देखा कि कैसी कहाँ है। पूर्वी क्षितिज पर सूरज उगने का पहला संकेत दिखाई दे रहा था, काले अंधकार में हल्का ग्रे रंग भरते हुए। लेकिन वहां कोई खतरा नहीं था। आखिरकार उसने कैसी को देखा। अंधी लड़की प्लेटफॉर्म के किनारे भटक रही थी, भयभीत चेहरे के साथ। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ आगे बढ़ा रहे थे, खोई हुई तरह। केवल गहरी और उथल पुथल भरी पानी की गहराइयां उसके इंतजार में थीं। सनी ने बिना सोचे समझे दौड़ लगाए। वह तुरंत कैसी को पकड़कर वापस खींच लाया। मैंने पकड़ लिया, उसने चिल्लाया और धीरे से कहा। ठीक है, सब ठीक है, शांत हो जाओ।
नेफिस ने कुछ समय तक खामोशी से स्थिति देखी। उसने पूछा, तुम कुछ देख रहे हो? सनी ने सिर हिलाया। नहीं। कैसी को प्लेटफॉर्म के केंद्र में बैठाया गया। नेफिस ने पास खड़े रहकर उसका ध्यान रखा। कैसी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और नीचे इशारा किया। सिर, मैंने देखा, ओ भगवान। सनी और नेफिस चौंक गए। क्या उसने कोई भविष्यदर्शन या पिछली घटना देखी थी? कुछ समय बाद नेफिस ने सुझाव दिया, चलो अभी उसे छोड़ देते हैं, शायद उसे समय चाहिए। सनी ने अंततः हामी भरी। ठीक है, मैं उसकी निगरानी रखूंगा। जैसे ही सूरज उगा और समुद्र शांत हुआ, नेफिस ने सनी को प्लेटफॉर्म के किनारे ले जाकर तलवार की ट्रेनिंग शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने एज्योर ब्लेड और अपनी तलवार के बीच अंतर समझाया। तलवार के 2 हाथों का सिद्धांत। एक हाथ धक्का देता है, हाथ गार्ड के पास। दूसरा हाथ खींचता है, हाथ पोमेल के पास। पूरे शरीर का उपयोग होता है, पैर, कूल्हे, कोर, कंधे और फिर हाथ। सनी ने तलवार दोनों हाथों से पकड़कर अभ्यास करना शुरू किया। नेफिस ने उसे सही फॉर्म और पॉइंट्स दिखाए। फिर उसने कहा, अब इसे 1000 बार दोहराओ। सनी चौंक गया। 1000, लेकिन उसने अपने मन को संयमित किया और अभ्यास शुरू किया। हर स्ट्राइक में एक ही सोच। रेपिटेशन, एक्सपीरियंस, क्लैरिटी, रेपिटेशन। 1000 स्ट्राइक पूरे करने के बाद कैसी आखिरकार बोलने के लिए तैयार हुई। अध्याय 44। कैसी का सपना। लगभग पूरे शरीर की मांसपेशियां दर्द से भरी हुई थीं। सनी लड़कियों के पास गया और जमीन पर गिर पड़ा। सांस थामते हुए उसने कैसिया की ओर देखा। कैसी, तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? कुछ सेकंड बाद अंधी लड़की धीरे धीरे सिर हिलाकर सहमति में उत्तर दी। ये तो राहत की बात है। सनी ने थोड़ा अपनी जगह बदली और झिझकते हुए सोचा, कैसिया ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और उसकी आंखों में एक दूर की, भ्रमित जैसी अभिव्यक्ति थी। कम से कम उसका शरीर अब कांप नहीं रहा था। सनी लोगों से बात करने में अच्छा नहीं था और उन्हें शांत करने में तो बिल्कुल नहीं। उसे नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। उसने नेफिस की ओर देखा और भीतर ही भीतर एक आह भरी। कौन जानता था कि एक दिन वह सबसे सामाजिक व्यक्ति बन जाएगा। कितना मज़ा किया है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? कैसिया ने उसकी ओर देखा और सवाल को समझ न पाकर सख्त चेहरा बनाया। फिर अचानक वह चौंकी और अपनी आंखें बड़ी खोल दीं। ओह सॉरी, हाँ बिल्कुल। उसने अपनी अनंत पानी की बोतल को बुलाया और सनी को दी। सनी ने आभार के साथ उसे लिया और कुछ घूंट पिया, फिर बोतल नेफिस को दी। अंततः बोतल वापस कैसिया के पास गई। तुम भी थोड़ा पियो। उसने ऐसा करने के बाद सनी ने थोड़ी अजीबियत से अंधी लड़की के कंधे पर हाथ रखा। अब सब ठीक लग रहा है। ओह, क्या तुम्हें कोई और सपना या दर्शन आया? अगर चाहो तो हमें बता सकती हो। कैसिया थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर बोली, मैं नहीं जानती, शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था। सनी और नेफिस ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को शक था कि जो कैसिया ने देखा वह साधारण सपना नहीं था। आखिरकार, आमतौर पर लोग ड्रीम रियल में सपना नहीं देखते। अंधी लड़की ने फिर कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है, सब टुकड़ों में है। सनी ने सावधानी से अपने शब्द चुने ताकि वह कैसिया पर दबाव न डालें। तुम बस हमें याद आए टुकड़े बता दो, शायद हम इसे मिलकर समझ पाएं। कैसिया ने धीरे से सांस ली और हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। लंबे अंतराल के बाद उसने साहस करके बोलना शुरू किया। पहले मैंने देखा एक अनंत अंधकार जिसे 7 मुहरों के पीछे बंद किया गया था। कुछ विशाल उस अंधकार में उबल रहा था। मैंने महसूस किया कि अगर मैं इसे सीधे देखूंगी तो मेरा दिमाग टूट जाएगा। डर के मारे मैंने देखा कि मुहरें एक एक करके टूट रही हैं, जब तक कि केवल एक बची। और फिर वह भी टूट गई। वह थोड़ी कांपी। उसके बाद मुझे नहीं पता, ऐसा लगा जैसे मेरा मन हजारों टुकड़ों में बंट गया हो। हर टुकड़ा अपनी अलग छवि दिखा रहा था। उनमें से अधिकांश अंधेरे और डरावने थे। कुछ मैं पहले ही भूल चुकी हूँ, बाकी कैसिया याद करते हुए चुप हो गई। मैंने फिर से मानव किला देखा, लेकिन इस बार ये रात में था। काले आसमान में एक अकेला तारा जल रहा था और उसकी रोशनी में किला अचानक आग में जल गया और उसके हॉलों में रक्त की नदियां बह रही थीं। मैंने देखा कि सोने की कवच में एक लाश सिंहासन पर बैठी थी। एक महिला कांसे की भाले के साथ राक्षसों की लहर में डूब रही थी। एक तीरंदाज गिरते आसमान को अपने तीरों से भेदने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा भय से भर गया। और अंत में मैंने देखा एक विशाल भयानक क्रिम्सन स्पायर। इसके आधार पर 7 कटे हुए सिर 7 ताले की रक्षा कर रहे थे और शीर्ष पर एक मरता हुआ देवदूत भूखे सायों द्वारा खाया जा रहा था। जब मैंने देवदूत को खून बहते देखा तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि कुछ बहुत कीमती, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मुझसे छीन लिया गया। उसकी आवाज़ धीरे हो गई। फिर मैंने इतना दुख, पीड़ा और क्रोध महसूस किया कि मेरी थोड़ी बची हुई मानसिक स्थिति भी गायब हो गई। तभी मैं जागी, मुझे लगता है। नेफिस और सनी थोड़ी देर चुप रहे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि कैसिया ने क्या बताया। भले ही नेफिस को अंदाजा हो, उसने कोई संकेत नहीं दिया।
सनी पूरी तरह से खो गया था। वह इस दर्शन के पीछे का अर्थ समझ भी नहीं पा रहा था, अगर यह वास्तव में कोई दर्शन ही था। पहले कैसिया का किले का दर्शन काफी स्पष्ट था। यह उसे मानव किले और उसकी दिशा दिखाता था। लेकिन इस बार उसका सपना टुकड़ों में बंटा, अजीब प्रतीकों और अस्पष्ट छवियों से भरा था, जो अधिक एक झूठे भविष्यवक्ता जैसी भविष्यवाणी लगती थी, बजाय किसी ऐसे क्षमता द्वारा प्राप्त दर्शन के। अंत में उसने आह भरी। शायद ये वास्तव में सिर्फ एक बुरा सपना था। तुम्हारे पिछले दर्शन ऐसे नहीं थे, है ना? कैसिया चुपचाप सिर हिलाए। सनी ने अपने सिर के पीछे खरोंच की। अच्छा, लोग आमतौर पर ड्रीम रियल में सपना नहीं देखते, लेकिन तुम देखती हो। शायद कभी कभी कोई यादृच्छिक बुरा सपना देखना तुम्हारी क्षमता का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। अंधी लड़की ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखी। तुम सच में ऐसा सोचते हो? सनी ने सही शब्द चुनने की कोशिश की। क्यों नहीं, ये संभव है। भीतर ही भीतर वह असहज महसूस कर रहा था। एक मरता हुआ देवदूत सायों द्वारा खाया जा रहा है, यह इतना भयावह क्यों लगता है? मुझे भविष्य में देवदूतों से दूर रहना चाहिए। हे भगवान, मेरी जिंदगी का क्या हाल हो गया है? ऐसा वाक्य अब पागलपन जैसा भी नहीं लगता। इसके साथ ही वे अंततः नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद वे पत्थर के प्लेटफॉर्म के पश्चिमी किनारे पर बैठे थे, नीचे स्कवेंजरों को देख रहे थे। सनी की छाया अगले ऊंचे स्थल तक रास्ता खोजने में व्यस्त थी। हमेशा इतने ही थे। सनी ने नेफिस की ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं, पहले और भी ज्यादा थे। लगता है कि वे कंकाल के साथ लगभग खत्म हो गए हैं। मुझे संदेह है कि यह रात तक टिक पाएगा। इसका मतलब था कि कल तक ये सभी जानवर भूल भुलैया में घूमेंगे, जिससे तीनों स्लीपर्स के लिए प्रगति करना कठिन होगा। सबसे अच्छा होगा कि आज ही वे निकल जाएं और खुद को इन जानवरों से दूरी पर रखें। हालांकि बिना पहले से रास्ता देखे सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका कम था। दोनों विकल्प जोखिमपूर्ण थे। नेफिस ने भौहें चढ़ाई, शायद वही सोच रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कैसिया इस प्रतिमा के पास फिर से रात बिताए। अब चलो। सनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी राय देने के लिए मुंह खोला। लेकिन नीचे अचानक हलचल ने उसे रोक दिया। गायब हो रही समुद्र की तलहटी में टूटे हुए मूंगे के ढेरों के बीच विशाल शार्क जैसी राक्षस की लाश, सही कहें तो बची हुई आधी, लगभग पूरी तरह से मांस से खाली हो चुकी थी। और इसके सफ़ेद हड्डियों के बीच कुछ मिट्टी में चमक रहा था। दो बेहद बड़े चमकदार क्रिस्टल। सनी की आंखें फैल गईं। क्या ये? हाँ, दो ट्रांसेंडेंट सोल कोर के टुकड़े। ट्रांसेंडेंट दो। अचानक वह लालच और डर से भर गया। लालच इसलिए क्योंकि ट्रांसेंडेंट सोल शॉर्ड्स कितने दुर्लभ और कीमती थे। डर इसलिए क्योंकि विशाल शार्क कम से कम अब एक भ्रष्ट शैतान बन चुकी थी। एक भ्रष्ट शैतान, अगर उसे किसी संत या कई जागृत नहीं रोके, तो पूरी एक शहर को नष्ट कर सकता था। सनी को बाद में एहसास हुआ कि वह उस पहले रात में मौत के काफी करीब था। हमें रुको और सुनो। उसने नेफिस की ओर देखा और फिर दुरुस्त होकर दूर की, मुश्किल से सुनाई देने वाली स्कवेंजरों की आवाज को सुना। कुछ समय बाद उसने उसमें असंगति नोटिस की। नेफिस अचानक तनी। वहां। उसने भूल भुलैया की दिशा में इशारा किया। ध्यान केंद्रित करने के बाद सनी ने आखिरकार दो विशाल छायाएं देखी जो एक चौड़े मार्ग से बाहर आ रही थीं। एक सेकंड बाद वह प्राणी जो ये छायाएं डाल रहे थे दिखाई दिए। सनी ने निगल लिया। धत्तेरी, ये राक्षस स्कवेंजरों जैसे दिख रहे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वे कहीं ज्यादा बड़े थे, 3 मीटर से भी ऊंचे। उनका कवच मोटा लगता था। ये गहरे काले और लाल रंग का था, जैसे प्राचीन रक्त से भरी कवच। यहाँ वहाँ खतरनाक दिखाई देने वाले कांटे बाहर निकल रहे थे, जिससे हर आंदोलन खतरनाक था। इसके अलावा भारी पंजों के बजाय उनकी ऊपरी भुजाएं लंबी, मुनी हुई, डरावनी हड्डियों की दरांती जैसी थीं। सनी की रीढ़ की हड्डी में ठंडा पसीना बहने लगा। ये चीजें क्या हैं? नेफिस ने सिर घुमाया। शायद राक्षस हैं। एक सोल कोर वाले डेयर नेचर को बीस्ट कहा जाता था। वे खतरनाक और मजबूत थे, लेकिन बुद्धिहीन। अगर उन्हें दूसरा कोर मिलता या बनाया जाता तो वे मॉन्स्टर बन जाते। मॉन्स्टर अधिक विनाशकारी होते और उनमें सीमित, विकृत बुद्धि होती। ये नाइटमेयर बीस्ट के विकास का अगला चरण था। और ये दोनों ऐसा लग रहा था कि कवच वाले स्कवेंजरों का बड़ा, घातक संस्करण थे। सनी और नेफिस ने देखा कि दो राक्षस शव की ओर बढ़ रहे थे। स्कवेंजर उनसे डर के मारे हट रहे थे। जो धीमे थे, उन्हें निर्दयता से किनारे फेंक दिया गया या हड्डियों की दरांती से काट दिया गया। नीले खून की नदियां मिट्टी में बह रही थीं। वे क्या कर रहे हैं? क्या ये सोल शॉर्ड्स को अवशोषित करने आए हैं? आखिरकार राक्षस शव तक पहुंचे। उनमें से हर एक ने एक शॉट लिया, लेकिन उन्हें अवशोषित करने के बजाय उन्होंने बस भूमा और कीमती क्रिस्टल अपने साथ ले गए। स्कवेंजर रास्ता दे रहे थे, अपनी छोटी भूखी आंखों से शॉर्ड्स का पीछा कर रहे थे। सनी ने नेफिस की ओर देखा। क्या अब हमें निकलना चाहिए? चेंजिंग स्टार ने भौहें चढ़ाई और झिझकते हुए कुछ देर बाद सिर हिलाया। नहीं, हम कल जाएंगे।
फिर उसने पश्चिम की ओर देखा और पीछे हत्ते राक्षसों को देखा। उद्धरण चिन्ह ... अपनी छाया को इन दोनों का पीछा करने के लिए भेजो। अध्याय 45 हंसी की आवाज़। पिछले कुछ दिनों में सनी ने जो छाया के टुकड़े अवशोषित किए थे उसके कारण शैडो कंट्रोल की सीमा थोड़ी बढ़ गई थी। फिर भी भूलभुलैया की गहराई तक जाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वह केवल ये जान सकता था कि दो विशाल राक्षस किस दिशा में जा रहे थे। वे पश्चिम की ओर जा रहे थे। नेफिस को ये बताने के बाद उसके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अंततः सनी ने बस आराम करने का निर्णय लिया। अगले दिन कठिनाइयों और खतरों से भरा होने वाला था, इसलिए यह उसके हित में था कि उसका शरीर जितना हो सके उतना ठीक हो जाए। कुछ समय बाद सनी पीठ के बल लेटा था और ग्रे आकाश को देख रहा था। कैसिया उसके पास बैठी थी, अपने विचारों में खोई हुई। नेफिस ध्यान में लगी थी। कम से कम ऐसा लगता था सनी के लिए वह शायद सो रही थी। कुछ समय बाद कैसिया ने उसकी ओर देखा। सनी, उसने सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। हाँ, अंधी लड़की थोड़ी देर हिचकिचाई। क्या तुम्हें लगता है कि हम घर लौट पाएंगे? सनी ने उसकी ओर देखा और भौहें तानी। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से आकाश की ओर देखा। जरूर, कैसिया मुस्कुराए। तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्यों? इतने सारे सवाल क्यों? उसने आह भरी और सही शब्द खोजने की कोशिश की। उसकी वजह से। उसने नेफिस की ओर इशारा किया, ये जानते हुए कि कैसिया नहीं देख सकती। प्लेटफॉर्म पर और कोई नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह किसकी बात कर रहा था। मैं भी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे यकीन है कि तुमसे बेहतर दो स्लीपर्स तुम्हें ड्रीम रियल में मार्गदर्शन करने के लिए नहीं मिल सकते। अगर कोई बच सकता है तो हम बचेंगे। तो हाँ, मुझे लगता है कि हमारे वापस जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। कैसिया अचानक हंस दी। क्या तुम थोड़ा ज़्यादा ही आत्मविश्वासी नहीं हो? तुम दूसरे से अंतिम स्थान पर थे। सनी ने कंधे उचकाए। वो इसलिए था क्योंकि किसी ने मुझे शांत रहने को कहा, वरना मैं और ऊपर होता। फिर मुस्कुराते हुए उसने जोड़ा, काफ़ी ऊपर, कम से कम तीसरे से अंतिम। अंधी लड़की हंसी रोक नहीं पाए। उसकी मधुर हंसी सुनकर सनी को बहुत अच्छा लगा। उसने ड्रीम रियल में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं सुना था। ये देखकर अच्छा लगा कि लोग इस नरक जैसे स्थान में भी थोड़ी हंसी बनाए रख सकते हैं। सोचा जाए तो ये पहला मौका था जब उसने कैसिया को हंसते हुए सुना था। अकादमी में वह हमेशा गंभीर और उदास रहती थी। इस अचानक हंसी के बाद कैसिया का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, तुम्हें घर की सबसे ज़्यादा क्या याद आती है? सनी ने कुछ सोचने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। उसे यकीन नहीं था कि उसके पास असली दुनिया में कोई घर भी है या नहीं। वह छोटा सा कमरा जो उसने पहले किराए पर लिया था, बस बारिश से बचने की अस्थायी जगह था। असली दुनिया में उसका जीवन भी ज़्यादा सुखद नहीं था। अंततः उसने कहा, मुझे विशेष रूप से कुछ याद नहीं आता। कैसिया बहुत हैरान हुई। सच में? तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? सनी मुस्कुराया, मेरा कोई परिवार नहीं है। खैर, शायद मेरी कहीं कोई बहन है, लेकिन हम कई सालों से नहीं मिले। ओह, अंधी लड़की चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे अपने परिवार की सबसे ज़्यादा याद आती है। उसकी आवाज़ में तड़प और दुख था। सनी नहीं जानता था कि क्या कहे, इसलिए चुप रहा। माँ और पिता अभी मेरे लिए बहुत चिंतित होंगे। नहीं नहीं, सच कहूँ तो वे चिंतित नहीं होंगे। वे दिल टूटने का एहसास करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं मर चुकी हूँ। सनी ने उसकी ओर देखा और आह भरी। तुम सच में उनकी परवाह करती हो? कैसिया उलझन में उसकी ओर मुड़ी। बिल्कुल, ये सामान्य नहीं है क्या? सनी ने ग्रे आकाश की ओर देखा। हवा में बारिश की खुशबू थी। कुछ समय बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। शाम को नेफिस ने सनी से फिर से 1000 वार कराए। उसके बाद उन्होंने बचे हुए सूखे स्कवेंजर मांस को खाया और बारी बारी से सोए ताकि कोई हमेशा कैसिया पर नजर रख सके। सौभाग्य से रात में कुछ भी नहीं हुआ। जब सुबह हुई और अंधेरा समुद्र पीछे हट गया तो उन्होंने विशाल प्रतिमा छोड़ने की तैयारी की। नेफिस पहले उतरी। इससे पहले उसने कुछ शब्द कहे, आज पहले से अलग होगा। भूलभुलैया में और ज़्यादा स्कवेंजर होंगे। हमें कई को एक साथ लड़ने या घात लगाने का मौका नहीं मिल सकता। उसने सनी की ओर देखा, अगर कुछ भी होता है तो तुम्हारा काम कैसिया को सुरक्षित ले जाना है। हम उन रास्तों से पीछे हट सकते हैं जो स्कवेंजरों के लिए बहुत संकरे हैं। अगर हम अलग हो जाएं तो खुद ऊंचे स्थान पर जाएं। मेरा इंतज़ार मत करना, समझे? सनी गंभीर चेहरा लिए सिर हिलाया। नेफिस ने उसे देखा। अच्छा, समय कीमती है, चलो। इतना कहते ही उसने उतरना शुरू किया। नेफिस जब उनके लगभग 20 मीटर नीचे पहुंची तो उसने पकड़ बनाई और इंतजार किया। सोने की रस्सी का उपयोग करके सनी ने कैसिया को नीचे उतारा। ऊपर चढ़ते समय की तरह उन्होंने बारी बारी से अंधी लड़की की मदद की। सौभाग्य से प्रतिमा से नीचे उतरना आसान था। जल्द ही वे जमीन पर पहुंच गए। भूलभुलैया में प्रवेश करते हुए तीनों जल्दी जल्दी आगे बढ़े।
छाया उनके आगे थी, राक्षसों और सर्वोत्तम रास्तों का पता लगाने के लिए। इसके बावजूद उनकी गति धीमी और अस्थिर थी। उन्हें लगातार दिशा बदलनी पड़ती थी ताकि स्कवेंजर के समूह से बचा जा सके, अक्सर मृत अंत में पहुंचते या अपने गंतव्य से दूर चले जाते। सनी, जो स्काउट और नेविगेटर का काम कर रहा था, महसूस करने लगा कि उसका दिमाग धीरे धीरे उबल रहा है। किसी बिंदु पर, हालांकि, वे अनिवार्य रूप से ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां लड़ाई अपरिहार्य थी। उनके पीछे बड़े स्कवेंजर का एक समूह था और सामने एक जोड़ी रास्ता रोक रही थी। दोनों समूहों ने अभी तक स्लीपर्स को नहीं देखा था, हालांकि चून की और कोई रास्ता नहीं था, ये केवल समय की बात थी। नेफिस ने कुछ सेकंड विकल्पों पर विचार किया। उसके चेहरे पर क्रीड़ा थी। अंततः उसने कहा, अगर केवल 2 हैं तो हम उन्हें हरा सकते हैं। सनी ने अनिश्चितता भरी आंखों से उसे देखा, लेकिन घात लगाने का समय नहीं है। वह सुनिश्चित नहीं था कि वे 2 स्कवेंजर को एक साथ कैसे हरा सकते हैं। नेफिस कितनी भी अच्छी शिक्षिका क्यों न हो, उसने केवल एक दिन तलवार का अभ्यास किया था। अकेले स्कवेंजर का सामना करना भी जोखिमपूर्ण था। चेंजिंग स्टार ने कंधे उचकाए। लगभग वही है, मैं पहले हमला करूंगी, तुम पीछे छाया में रहो और जैसे ही वे घूमे, एक को खत्म करो, फिर हम दूसरा साथ में मारेंगे। पूरा योजना इस धारणा पर आधारित थी कि नेफिस 2 स्कवेंजर के एक साथ हमले में जीवित रह सकती है। सनी उसकी कुशलता देखकर प्रभावित था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह संभव है। संभावना थी कि नेफिस मर सकती थी। वह याद करता है कि वह कैसिया के पहले दर्शन में मौजूद नहीं थी। लेकिन और क्या किया जा सकता था? थोड़ी घबराहट में सनी ने दांत सन करे। ठीक है। संक्षिप्त विराम के बाद नेफिस ने अपनी तलवार बुलाई। फिर वह आगे बढ़ी। अध्याय 46 अनुभव। कैसिया के लिए एक सुरक्षित छुपने की जगह ढूंढने के बाद सनी और नेफिस आगे बढ़े ताकि स्कवेंजरों का सामना किया जा सके। जल्दी ही उन्होंने दूर में 2 विशाल आकृतियां देखीं। होंठ सिकुड़े हुए नेफिस ने कंधे यू से कहा, बनी रहो। फिर, जैसे कोई धावक दौड़ की तैयारी कर रहा हो, उसने एक घुटने पर झुकते हुए गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। अरे! सनी भूल भुलैया की दीवार द्वारा बने गहरे छायाकार में कूदा और उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन दूरी उनके बीच लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे याद आया कि जब वे अकादमी के पुल से जा रहे थे, तो वह हमेशा नेफिस के पीछे ही चलता रहा। क्या यह उसका भाग्य है कि वह हमेशा उसके पीछे चले? चेंजिंग स्टार की दौड़ने की गति असाधारण थी। वह हवा में उड़ रही थी, जैसे तीर किसी धनुष से छोड़ा गया हो। उसके एक हाथ में तलवार थी, नोक नीचे की ओर। दूसरा हाथ हर कदम के साथ हवा को काट रहा था। स्कवेंजरों को समझने में कुछ सेकंड लगे कि क्या हो रहा है। उस समय तक नेफिस उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। पागलपन भरी आंखों और मंडिबल से लटकती गाड़ी लार के साथ राक्षस चिल्लाते हुए आगे बढ़े। नेफिस ने गति नहीं धीमी, जैसे वह अपने शरीर से उन्हें टक्कर मारने की योजना बना रही हो। सनी का दिल जोर से धड़कने लगा। 4 भयानक पिंसेस हवा में लहराए। अंतिम क्षण में नेफिस पीछे गिर पड़ी, अपने बगल पर। जड़त्व ने उसे आगे ले जाते हुए कीचड़ में फिसलाया, स्कवेंजरों के बीच से गुजरते हुए। फिर उसने शरीर को मोड़ा और तलवार को जमीन में गाड़कर खुद को रोका। थोड़ा धीमा होता तो वह स्कवेंजर की किसी पंजे से छिल जाती। पागल, वह पागल है। जब चेंजिंग स्टार फिर से खड़ी हुई तो एक स्कवेंजर पहले ही पलटा हुआ था। लेकिन सनी नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि भारी कवच वाले राक्षस ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर रखा था। वह केवल किटन और स्टील की आवाज़ सुन रहा था। फिर भी उस पर चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पास अपने ही समाधान करने वाले मुद्दे थे। नेफिस की असाधारण चाल की वजह से दूसरा स्कवेंजर पहले वाले से थोड़ा पीछे रह गया था। वह अभी पलटने ही वाला था कि सनी पर्याप्त पास पहुंचकर हमला करने लगा। गुस्से में कसम खाता हुआ वह कोरल दीवार की संकरी उभार पर चढ़ा और कूद गया, स्कवेंजर की पीठ के कमजोर हिस्से को ऊपर से छेदने के लिए। उसकी छाया पहले ही एज और ब्लेड के साथ लिपटी हुई थी, लेकिन अंतिम क्षण में स्कवेंजर अचानक हिला, हल्का दाएं मरोड़ते हुए। तलवार आर्मर प्लेट्स के जुड़े हुए स्थान को नहीं छू सकी और सीधे मध्य में लगी एडमिंटन किटन पर फिसल गई। अरे बाप रे! एक निर्णायक वार से राक्षस को मारने के बजाय सनी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और बदतर, वह सीधे स्कवेंजर के ऊपर आ गिरा, उसे पीछे से पकड़ लिया। अगले पल स्कवेंजर ने अपना कवच झटकते हुए उसे दूर फेंक दिया। सनी साइड में उड़कर भूल भुलैया की दीवार से टकराया, सांस फूली और चकरा गया। कीचड़ में असहज गिर पड़ा। अच्छा नहीं, कुछ इंस्टिंक्ट से सनी ने करवट ली। कुछ चीज उसके पास से होकर दीवार से टकराए, लाल मूंगे के टुकड़े हवा में उड़ गए। फिर वह हवा में उठकर पीछे फेंका गया, लेकिन तब तक वह पहले ही होश में आ चुका था। अपने शरीर को मोड़ते हुए सनी ने बिना गिरे कुछ कदम पीछे लिए। अगले ही क्षण उसकी तलवार सामने थी, दोनों हाथों से पकड़ी हुई, जैसे नेफिस ने सिखाया था। स्कवेंजर अपनी आग भरी आंखों के साथ उस पर हमला कर रहा था। दोहराव अनुभव। छाया एज्योर ब्लेड से उसके हाथ में प्रवाहित हुई, फिर बांह, कंधा और अंत में पूरे शरीर को ढक लिया।
सनी तुरंत अधिक मजबूत, तेज और सहनशील महसूस करने लगा। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? नहीं, बचने के लिए उसे निश्चित रूप से कुछ किस्मत की भी जरूरत थी। एक पिंसा दाहिनी ओर से, दूसरा बाईं ओर से आया। पीछे हटने या साइड में बचने का समय नहीं था, इसलिए सनी ने ऐसा किया कि उसके शरीर की हर इंस्टिंक्ट विरोध कर रही थी। वह आगे कूदा, राक्षस के पास गया। पिंसर पीछे उसके पीठ के साथ जोर से टकराए। इंस्टिंक्ट या नहीं, यही तार्किक कदम था। आखिरकार उसकी तलवार की पहुंच स्कवेंजर से कम थी। वह केवल पास जाकर ही लड़ सकता था। राक्षस के प्रतिक्रिया देने से पहले सनी ने वही किया जो उसने हाल ही में हजारों बार किया था। उसके मांसपेशियों ने मन के आदेश देने से पहले ही काम किया। एक सहज गति में उसने तलवार सिर के ऊपर उठाए और नीचे की ओर काटा, एक हाथ से धकेलते और दूसरे से खींचते हुए। पूरा शरीर एक साथ काम कर रहा था। एज और ब्लेड हवा काटते हुए सीटी की तरह आवाज निकालती हुई चली। फिर यह स्कवेंजर की एक सामने की टांग के जोड़ पर लगी और पूरी तरह काट दी। नीला खून हर ओर छिड़क गया। सनी के पास हैरान होने का एक सेकंड भी नहीं था। क्या मैंने सच में किया? लेकिन ध्यान भटकाने का समय नहीं था। सामने के पैर के नुकसान के कारण स्कवेंजर असंतुलित हुआ और आगे झुका। फिर भी उसके 7 अन्य पैर थे। ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। सौभाग्य से उसी क्षण उसका दूसरा सामने का पैर कीचड़ में फिसल गया, जिससे राक्षस और गिर गया। सनी ने यह मौका गंवाया नहीं। एक कदम आगे बढ़ाया, एज और ब्लेड को ऊपर धकेला और स्कवेंजर के मुंह में धंसा दिया। काटा हुआ मंडिबल जमीन पर गिरा और राक्षस अपने ही वजन से तलवार पर फंसा। डरावना शरीर झटके खाया और फिर स्थिर होकर गिर पड़ा। यह मर चुका था। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी, अभी छाती और सिर के पीछे की चोट महसूस की। उसने सावधानी से छुआ और मुंह बना लिया। उसका हाथ खून से भरा था। कम से कम मैं जीवित हूं। आपने एक जागृत राक्षस कार्पेस स्कवेंजर को हरा दिया है। आपकी छाया मजबूत हुई है। आपके पास स्पेल सुनने का समय नहीं था। सनी ने तलवार खींचकर राक्षस के सिर से बाहर निकाली और नेफिस की मदद करने भागा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा स्कवेंजर कीचड़ में पड़ा था, स्पष्ट रूप से मृत। उसकी टांगें अभी भी हिल रही थीं, ये दिखाते हुए कि घातक वार कुछ क्षण पहले ही दिया गया। ऐसा लगता था कि नेफिस ने उसकी रीढ़ काट दी थी, बेस के कमजोर हिस्से में लंबी तलवार घुसाकर। भारी कवच के पीछे चांदी बालों वाली लड़की को वह नहीं देख सकता था। सनी पास पहुंचते ही उसने कठोर, थके हुए सांस की आवाज सुनी। फिर स्कवेंजर के पीछे एक कांपती आवाज आई, नजदीक मत आओ। लड़ाई के बाद की मौत की खामोशी में चेंजिंग स्टार की आवाज अजीब और धीमी लग रही थी। सनी को अचानक लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबा लिया हो। खुद को संभालते हुए उसने एक कदम और बढ़ाया। नेफिस मृत स्कवेंजर के सामने खड़ी थी, गहन लड़ाई के बाद अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके कंधे पर खून का घाव था, हालांकि ये जानलेवा नहीं लग रहा था। सनी का ध्यान तुरंत किसी और चीज पर गया। लड़ाई के दौरान किसी समय लंबी लड़की की अस्थायी समुद्री शैवाल की टॉप टूट गई थी, जिससे वह कमर के ऊपर नग्न हो गई थी। वह एक हाथ से अपने सीने को ढक रही थी। उसके हाथ के पीछे सनी झटका खाया और तुरंत पीछे मुड़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया। बिना सोचे उसने अपनी छाया को भी मुड़ने का इशारा दिया। एक असहज चुप्पी छा गई। कुछ समय बाद सनी ने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। क्या तुम ठीक हो? नेफिस धीरे धीरे उत्तर दी। हाँ, अच्छा, मैं कैसिया को लाने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। जैसे कोई राक्षसों की सेना उसका पीछा कर रही हो, वह जकड़े हुए पैरों पर आगे बढ़ा और फिर कदम तेज किया, मुश्किल से खुद को दौड़ने से रोकते हुए। उसकी गलती, यह उसकी गलती है। उसे चीज़ स्पष्ट करनी चाहिए थी। जोर से इमेज को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करते हुए सनी उस जगह पर भागा जहां कैसिया उनका इंतजार कर रही थी। जब वे लौटे, नेफिस पहले ही अपनी टॉप ठीक कर चुकी थी और उसे वैसे ही पहन रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सनी को लगा कि उसने उसे कुछ अजीब नज़र से देखा। छोड़ दो, सिर की चोट चेक करने के बाद चेंजिंग स्टार ने कहा, यह बस खून बह रहा है, कुछ गंभीर नहीं। अगर चक्कर आए, मिचली हो या तेज सिर दर्द हो तो बताना। सनी को इनमें से कोई लक्षण नहीं था, इसलिए वह चुप रहा। नेफिस ने अपने कपड़ों की ओर देखा और आह भरी। यादें। उसने नहीं कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया। सोचा जाए तो जब उसने स्कवेंजर को मारा था, स्पेल ने अवशोषित छाया टुकड़ों के बारे में कुछ और कहा था। उस समय वह बहुत व्यस्त था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। चलो जांचते हैं। उसने रन को बुलाया और जल्दी से अपने मेमोरी क्लस्टर को देखा। मेमोरीज, सिल्वर बेल पपेटियर्स, श्रड एज योर ब्लेड। कुछ नया नहीं। तो स्पेल किस बारे में बात कर रहा था? अचानक उसने पड़ोसी क्लस्टर में नए रन देखे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इकोज, कार्पेस स्कवेंजर अध्याय 47। इको, यह एक इको है। सनी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। इको जागृत के लिए नाइटमेयर क्रिएचर्स को मारने के बाद मिलने वाला एक अत्यंत दुर्लभ इनाम होता था।
इसे पाना बेहद मुश्किल था। असली दुनिया में एक इको को अविश्वसनीय मूल्य में बेचा जा सकता था, क्योंकि यह मेमोरी से भी अधिक कीमती था। ज़्यादा समय गंवाए बिना सनी अपने सोल के सागर में उतर गया। वहाँ बहुत कुछ वैसा ही था। एक अकेला काला सूरज शांत मूक जल पर लटका हुआ था। उसके चारों ओर प्रकाश के गोले मंडरा रहे थे, जो उसकी मेमोरीज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बार वहाँ 3 गोले थे। जैसे पहले, सनी को फिर भी यह अजीब महसूस हो रहा था कि कुछ उसकी दृष्टि की सीमा के परे छिपकर हिल रहा है। लेकिन इस बार उसने ध्यान नहीं दिया। वह अपने इको को देखना चाहता था। इको भी प्रकाश के एक गोले के रूप में दिख रहा था। हालांकि ये गोला बहुत बड़ा था और शैडो कोर से दूर मंडरा रहा था। एक विचार के साथ उसने इसे नीचे आने का आदेश दिया। गोला धीरे धीरे नीचे आया और अंधेरे पानी को छू गया। जैसे ही सनी पास आया, समुद्र की सतह पर चलते हुए उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अंदर मौजूद राक्षस प्रकट हुआ। एक विशाल भयावह कार्पेस स्कवेंजर शांति से उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं था या कोई भावना भी नहीं। आखिरकार यह सच में जीवित नहीं था, ये सिर्फ एक इको था। स्कवेंजर के चारों ओर हवा में चमकते हुए रन दिखाई दिए। इको, कार्पेस स्कवेंजर। इको प्रकार, बीस्ट। इको कोर, जागृत। इको विशेषताएं, मजबूत कवचधारी। इको विवरण, पतनशील सेना का शापित सैनिक। सनी को अचानक एक चौड़ा मुस्कान आ गया। वह स्कवेंजर अब उसका था। इसे बुलाया जा सकता था, दुश्मनों से लड़ाने के लिए, भारी माल उठाने या अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, यह अपने मालिक से एक पूरे रैंक ऊपर था, जिसका मतलब था कि यह सामान्य ड्रीमर की तुलना में अधिक शक्तिशाली, अधिक सहनशील और भयावह था। इस इको के साथ कई काम आसान हो जाएंगे। एक झुकाव से सनी ने हाथ उठाया और ठंडी काली किटिन को छू लिया। वह बस अपनी नई प्राप्ति को छूना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ स्कवेंजर को छूता, कुछ अजीब हुआ। सोल ऑफ सी अचानक हल्का सा उछला और एक नया रनसेट प्रकट हुआ। इको को शैडो में बदलें। सनी चौंका और हाथ पीछे खींच लिया। यह क्या हो रहा है? उसने कभी इको को कुछ और में बदलने के बारे में नहीं सुना था, नहीं शैडो के रूप में। वैसे उसने शैडो कोर और टुकड़ों के बारे में भी कभी नहीं सुना था। लगता है मेरा एस्पेक्ट मेरे सोचे से ज़्यादा रहस्य रखता है, सनी ने होंठ चाटे और झिझकते हुए कहा। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद रन बदल गए। रूपांतरण करने के लिए पर्याप्त शैडो फ्रैगमेंट नहीं हैं। शैडो फ्रैगमेंट आवश्यक, 24/100। वह निराश होकर भौहें चढ़ा बैठा। समझ गया, तो ये टुकड़े और काम आ सकते हैं। या तो वे मेरे कोर को मजबूत कर सकते हैं या इकोस के साथ कुछ अजीब कर सकते हैं। लेकिन बिना ये जाने कि रूपांतरण क्या करता है, मैं कैसे निर्णय करूं कि कौन सा ज़्यादा लाभकारी है? इको अपने आप में बहुत उपयोगी था। सनी ने सोचा कि फिलहाल खुद को मजबूत करने पर ध्यान देना ही समझदारी होगी। मैं बाद में इसका प्रयोग करूंगा। इतना कहकर वह सोल ऑफ सी से बाहर आया। उसके ध्यान भटकाने के कारण नेफिस उसे चुपचाप देख रही थी। सनी मुस्कुराया। मुझे एक इको मिला। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हुईं। कैसिया दूसरी ओर ज्यादा भावपूर्ण थी। एक इको? तुम्हें सच में एक इको मिला? हाँ, अब जबकि बड़े राक्षस समूह उनके पास पहुंचने में कुछ ही मिनट दूर थे, सनी ने समय बर्बाद नहीं किया और स्कवेंजर को बुलाया। विशाल राक्षस तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ, जैसे छोटे छोटे प्रकाश के चिंगारियों से सिलवाया गया हो। जल्दी ही उसकी काली किटिन पूरी तरह ठोस हो गई। सनी के आदेश पर यह थोड़ा हिला और अपने विशाल पिंसल्स उठाए। नेफिस ने इको को गंभीर भाव से देखा। फिर उसके होंठ के एक कोने पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा, सनी मुस्कुराया। मुझे लगता है हम इसे कैसिया को उठाने का काम दे सकते हैं। लड़ाई के बाहर ये हमारी सबसे अधिक मदद करेगा। अंधी लड़की का मुंह खुला रह गया। मुझे जैसे जैसे सवारी के लिए। वह हंसा और स्कवेंजर के कवच पर थपथपाया। ये बुरे लड़के पर तुम्हारी जैसी नन्ही लड़की बिना किसी परेशानी के बैठ सकती है। भरोसा करो, मैं पिछले कुछ दिनों से इन पर चढ़ाई कर रहा हूँ। ऊपर काफ़ी आरामदायक है, खासकर जब ये तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहे हों। कैसिया ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सबसे अच्छा है। सनी और नेफिस ने अंधी लड़की को इको पर चढ़ने में मदद की। फिर उन्होंने कैसिया के लिए अस्थायी लगाम बनाने के लिए सुनहरी रस्सी का इस्तेमाल किया। मृत स्कवेंजरों से जल्दी से सोल शॉट्स निकालने के बाद थरी स्लीपर्स जल्दी से मार्ग छोड़ गए, एक और लड़ाई से बमुश्किल बचते हुए। कैसिया अब स्कवेंजर की पीठ पर आराम से सवार थी, जिससे उनकी कुल गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। सनी और नेफिस आगे दौड़ रहे थे, उम्मीद करते हुए कि पहले आधे दिन में खोया समय पूरा हो और उच्च बिंदु तक पहुंचने में 1-2 घंटे बचे। समय समय पर उन्हें कार्पेस राक्षसों के समूह से लड़ाई से बचने के लिए मार्ग बदलना पड़ता, लेकिन अब उनके पास अपना राक्षस होने की वजह से तीनों स्लीपर्स का मूड और मानसिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी। इस जगह आने के बाद पहली बार सनी ने कुछ शांति महसूस की। बेशक ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी।
किसी समय उसने महसूस किया कि हवा तेज हो रही थी। लगभग उसी समय कैसिया ने उन्हें रुकने के लिए कहा। नेफिस और सनी ने गंभीर झुर्रियों के साथ उसे देखा। ऐसा लग रहा था कि दोनों को बुरा पूर्वाभास था। क्या हुआ? अंधी लड़की ने लगाम छोड़ दिया। क्या तुम कुछ सुनते हो? उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं। क्यों? कैसिया ने भौहें चढ़ाईं। मुझे इस चीज से उतारो। जैसे ही उन्होंने उसे उतारा, वह कुछ समय के लिए स्थिर खड़ी रही और ध्यान से सुनने लगी। उसकी भौहें और गहरी हो गईं। फिर अंधी लड़की धीरे से घुटने टेककर अपना कान जमीन पर रखा। तुम क्या सुनते हो? कैसिया ने होंठ चाटे। ये बड़बड़ा रहा है। अचानक पानी की एक बूंद सनी के चेहरे पर गिरी। उसने सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। वहां अंधेरी तूफानी घटाएं असाधारण गति से इकट्ठा हो रही थीं। जल्द ही ये पूरी तरह से आकाश को ढक लेंगी, सूरज समेत। और जब ये होगा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अध्याय 48 तूफान। हमें अब तुरंत चलना होगा। जैसे ही नेफिस ने उसकी ओर देखा, सनी ने कैसिया को उठाया और उसे खड़ा होने में मदद की। उसका चेहरा सामान्य से भी अधिक पीला था और उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। अब उसे स्कवेंजर पर वापस बैठाओ। सिल्वर हेयर वाली लड़की ने सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। जल्दी ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। बिना कुछ कहे उसने वही किया जो सनी ने कहा था। कैसिया थोड़ी हतप्रभ लग रही थी। उसने लगाम पकड़ी और बेबस होकर अपने दोस्त की ओर मुड़ी। नेफ, क्या हो रहा है? चेंजिंग स्टार ने उसे देखा। जब उसने आखिरकार बात की, उसकी आवाज़ भारी और गंभीर थी। एक तूफान आ रहा है। इसी बीच सनी ने अपनी छाया को एक ऊंचे मूंगे के स्तंभ पर चढ़ने के लिए भेजा और आगे देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वे जिन चट्टानों की ओर जा रहे हैं, वे कितनी दूर हैं। नज़र से लग रहा था कि अभी काफ़ी दूरी बाकी थी। हालांकि विशाल मूर्ति अब काफ़ी पीछे रह गई थी। अब वापस जाना आत्मघात के समान होता। सनी ने नेफिस की ओर देखा। हम चट्टानों से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर हैं। क्या तुम्हें लगता है हम पहुंच पाएंगे? उसने भौहें चढ़ाईं। अगर हम सबसे सीधे रास्ते लें। शायद। सनी हिचकिचाया, फिर पूछा। और राक्षसों का क्या? चेंजिंग स्टार ने आगे देखा और दांत पीसते हुए कहा। हमें रास्ता काट कर जाना होगा। बस इतना, यही योजना है। जैसे ही वह उन्हें बचाने के लिए कोई चाल सोचने की कोशिश कर रहा था, नेफिस ने सिर घुमाया और उसे उलझन भरी नजरों से देखा। और किसका इंतजार कर रहे हो? दौड़ो। जैसे ही वे आगे बढ़े, भारी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। मजबूत हवाएं मूंगे की पत्तियों के बीच से भड़कती हुई गुजर रही थीं, मिट्टी और समुद्री घास के टुकड़े उड़ाते हुए। आसमान में तूफानी बादल जमा हो रहे थे। सूरज की रोशनी मंद हो गई और भूलभुलैया पर ठंडी धुंध छा गई। सनी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। और वास्तव में ये सच था। वह उनके छोटे समूह का नेतृत्व कर रहा था, अपनी छाया की मदद से चट्टानों की ओर सबसे सीधे रास्ते का चयन करते हुए। नेफिस एक कदम पीछे थी। कैसिया को ले जाने वाला स्कवेंजर अपने 8 पैरों पर कीचड़ में चल रहा था। राक्षसों से बचने की जरूरत नहीं थी और मौत उनके पीछे सांस ले रही थी, इसलिए वे आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहे थे। साइड पासेज और लाल दीवारें उनके पास झलकती हुई गुजर रही थीं। लंबी दूरी के लिए ताकत बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वे चट्टानों तक पहुंचने में 1 मिनट भी देर कर देते, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी थी। सनी रास्ते में कई खून खराबे वाली लड़ाइयों के लिए तैयार था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भूलभुलैया के निवासी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहे थे। स्कवेंजर उनके जैसे ही घबरा रहे थे। विशाल राक्षस मूंगे के ढेरों में छिपने या जमीन के अंदर खोदने में व्यस्त थे। कभी कभी जब कोई आक्रामक दिखाई देता, तो तलवार की तेज वार या पिंसे की धमकी देने वाली आवाज ही काफी होती ताकि राक्षस अपना मन बदल दे। लेकिन चाहे वे कितने भी तेज दौड़ रहे हों, तूफान उनसे भी तेज था। बारिश जल्द ही मूसलधार में बदल गई, हर बूंद बाढ़ बन गई। हवाएं और तेज हो गईं, उनके शरीर पर इतनी शक्ति से टकराई कि वे लड़खड़ा गए। रोशनी और भी कम हो गई, दृश्य लगभग शून्य तक सीमित हो गया। अचानक अंधेरे में बिजली की एक चमक दौड़ गई, जिसके तुरंत बाद तेज गर्जन हुआ। अगले ही पल सनी के पैरों के नीचे जमीन कंपकंपाने लगी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। वह कीचड़ में लुढ़का और खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन फिर से फिसल कर गिर गया। किसी के हाथ ने उसके कंधे को पकड़ा और उसे उठाने में मदद की। तूफान के अंधेरे में सनी ने चेंजिंग स्टार का चेहरा देखा। उसने मुंह खोला और चिल्लाया, रुको मत, दौड़ो। सनी मुश्किल से उसे गरजते हुए हवा और बारिश के बीच सुन सका। जैसे ही सनी फिर से आगे बढ़ा, काला नमक भरा पानी उसके पैरों तक पहुंच चुका था। उसने दांत जकड़े। समुद्र लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि पानी कहां से आ रहा है, लेकिन हर मिनट के साथ यह और ऊपर उठ रहा था। जल्दी ही यह उसके घुटनों तक, फिर कमर तक पहुंच गया, जिससे दौड़ना लगभग असंभव हो गया। उनकी गति काफी धीमी हो गई। तभी बिजली की अचानक चमक में उन्होंने आगे एक अंधेरे पत्थर का बड़ा ढेर देखा।
वे चट्टानों तक पहुंच गए थे। लगभग उसी समय भूलभुलैया की गहराइयों से एक भयंकर गर्जन हुआ। पीछे मुड़कर सनी ने देखा कि काले पानी की विशाल बाढ़ लाल जंगल के बीच से दौड़ रही थी। थोड़ी दूर एक लेज स्कवेंजर पानी में फंस गया और मूंगे की दीवारों से टकराया। शक्तिशाली राक्षस का अटूट कवच फट गया जैसे सड़ा हुआ अंडा। शाप। सनी ने नेफिस की ओर देखा। समय समाप्त, चढ़ाई शुरू करो। उसने उसे अपनी बाह में पकड़ लिया। अपना इको हटा दो। सनी को नहीं पता था कि स्कवेंजर चट्टान पर चढ़ सकता है या नहीं। वैसे भी अगर यह चढ़ भी जाता तो कैसिया पकड़ नहीं रख पाती। उसने अंधी लड़की को नीचे उतारा और फिर राक्षस को सोल ऑफ सी में वापस भेज दिया। नेफिस ने खुद को नीचे उतार कर कैसिया को अपनी पीठ पर चढ़ने दिया और फिर उन्हें सुनहरी रस्सी से बांध दिया। बिना समय बर्बाद किए उसने दांत पीसकर आगे कदम बढ़ाया और चट्टान की गीली सतह को पकड़ा। वे ऊपर चढ़ने लगे, कोशिश कर रहे थे कि काले पानी की बाढ़ आने से पहले जितना ऊंचाई हो सके पहुंच जाएं। कुछ समय बाद सनी चिल्लाया, साहस, पकड़ो। अगले ही पल काले पानी की दीवार उनके पैरों के पास चट्टानों से टकराए। सनी ने पूरी ताकत से पकड़ रखा, पूरी चट्टान कंपा गई। कुछ बड़े पत्थर ऊपर से गिर पड़े, सिर्फ संयोग से उसका सिर नहीं लगा। अचानक भी वे सभी जीवित थे, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। काला पानी तेजी से बढ़ रहा था, किसी भी क्षण उन्हें निगल सकता था। उन्हें चढ़ते रहना था और तेजी से, पानी से तेज। सनी ने अगले पकड़ने के लिए जगह खोजते हुए शाप दिया। जीवित रहने के लिए उसे पागल गति से चट्टान की दीवार पर चढ़ना था। लेकिन गीली चट्टानों पर जल्दबाजी में चढ़ना आपदा के लिए आमंत्रण था। एक हाथ फिसला और वह नीचे गिरकर चट्टानों से कुचला जाता, डूब जाता या किसी विशाल राक्षस द्वारा खा लिया जाता। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवा सब कुछ और भी मुश्किल बना रही थी। फिर भी कोई विकल्प नहीं था। वह पागलपन में चढ़ता रहा, तेज चट्टानों पर अपनी त्वचा फाड़ते हुए। उसके शरीर के हर मांसपेशी में दर्द था। अगर उसकी छाया उसके शरीर पर इतनी मजबूती से लिपटी नहीं होती तो सनी अब तक मर चुका होता। लेकिन इसकी मदद के बावजूद बढ़ता काला पानी लगातार करीब आ रहा था। धत, सब धत। चाहे सनी कितना भी प्रयास करता, वह दूरी वापस नहीं पा सका। जल्द ही पानी उसके पैरों तक पहुंच गया। समुद्र धीरे धीरे उसकी टांगों फिर धड़ तक निगल गया। वह पानी के वजन और ज्वार की ताकत के खिलाफ लड़ रहा था, जो उसे चट्टान से दूर खींच रही थी। लेकिन अंत में यह व्यर्थ था। जब पानी उसके कंधों तक पहुंच गया, उसने देखा कि उसका अंगूठा गीली चट्टानों से फिसल रहा है। सनी ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रवाह बहुत तेज था। वह बिना पकड़ के जैसे खिलौना हवा में फेंका गया। नहीं, अंतिम क्षण में उसके पास सुनहरी रस्सी पानी में गिर गई। हिलते हुए सनी ने इसे पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से लटका रहा। रस्सी कस गई और उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसके पैर फिर से चट्टान की सतह को छू गए। बिना समय गंवाए उसने रस्सी की मदद से चढ़ाई जारी रखी। आखिरकार एक मजबूत हाथ ऊपर से उसे पकड़कर चट्टान के किनारे खींच लिया। सनी जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने में संघर्ष करते हुए। कुछ समय बाद उसने नेफिस को देखा, जो उसके दाहिने तरफ उसी स्थिति में पड़ी थी, उतनी ही थकी हुई। वह अभी भी अपने हाथ में सुनहरी रस्सी पकड़े हुए थी। कैसिया कुछ कदम दूर बैठी थी। वह हंसना चाहता था, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। वे बच गए थे। अध्याय 49, प्राकृतिक तत्व। कुछ मिनटों तक सनी बस जमीन पर पड़ा रहा, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर गिरते हुए महसूस करता रहा। समय समय पर आसमान में बिजली की एक कड़क चमक फैल गई, सब कुछ चकाचौंध रोशनी में डुबा दिया। इसके अलावा लगभग अंधेरा ही छाया हुआ था। अगर उसका एट्रीब्यूट नहीं होता तो वह नेफिस और कैसिया की आकृतियों को भी पहचानने में मुश्किल महसूस करता, जो पास ही आराम कर रही थीं। काफी देर बाद उसे एक अजीब सा असहज एहसास हुआ। कुछ गलत था। सनी ने भौहें चढ़ाईं और यह समझने की कोशिश की कि यह भावना कहाँ से आ रही है। अंततः उसने महसूस किया कि यह उसकी छाया थी। ये कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। कृपया मुझे आराम करने दो, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। वह बहुत थका हुआ था। उसका शरीर और मन दोनों ही थक चुके थे, लेकिन छाया बहुत जिद्दी थी। अंततः सनी कराहता हुआ पेट के बल लुढ़का, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। नेफिस ने सिर घुमाकर उसे देखा। क्या हुआ? उसने चेहरे पर खिंचाव के साथ कहा। मुझे अभी नहीं पता, कुछ गलत लग रहा है। कैसिया सिहर गई और नेफिस के करीब हो गई। सनी की छाया की चेतावनी का पालन करते हुए सनी ने चारों ओर देखा, ये पता लगाने के लिए कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। अपनी दृष्टि के बावजूद उसने कुछ असामान्य नहीं देखा। चट्टानों का ऊपरी हिस्सा तूफानी समुद्र से काफी ऊपर था, जो एक छोटे द्वीप की तरह प्रतीत हो रहा था। सतह खुरदरी और असमान थी, कई उभरे हुए रिजेस ने दृष्टि को तोड़ दिया था। उनके समूह और सबसे पास के रिज के बीच एक बड़ा अंतर था। वह जगह बेतरतीब ढेरों मिट्टी और ऊंचे पत्थरों से भरी हुई थी। नेफिस उठी और अपनी तलवार बुलाए। क्या तुम कुछ देख रहे हो? सनी ने भौहें चढ़ाईं। ज्यादातर नहीं।
इसी क्षण एक और बिजली चमकी, जिससे छोटा द्वीप थोड़ी देर के लिए जगमगा उठा। सनी की आंखें खुल गईं। आसपास के ऊंचे पत्थर विशाल और असमान आकार के थे। वे काले रंग के और स्थिर थे, इसी कारण सनी ने पहले नज़र में उन्हें पहचान नहीं पाया था। चारों ओर स्कवेंजर चुपचाप जमीन पर पड़े थे। सनी ठिठक गया। अचानक डर ने उसे घेर लिया। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। 1, 2, 3। उसने गिनती खो दी क्योंकि पैनिक ने उसे दबा लिया। 7 नहीं 8। ऐसा लग रहा था कि ये चट्टानें केवल 3 इंसानों की आश्रयस्थली नहीं थीं। वह कांप उठा। नेफिस ने उसके चेहरे पर कुछ देखा और कड़ी हो गई। सनी, उसने धीरे से उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, बोलो मत, हिलो मत, बस वहीं रुको। नेफिस ने बिना कारण पूछे उसके निर्देशों का पालन किया। हालांकि उसके चेहरे पर एक मौन सवाल उभर आया। कैसिया ने भी वही किया। सनी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, अपने घबराए मन को शांत करने के लिए। कोई स्थिति निराशाजनक नहीं थी। हर समस्या का समाधान था। उसे बस एक उपाय सोचने की जरूरत थी। स्कवेंजर ने अभी हमला नहीं किया था। शायद वे सो रहे थे या तूफान के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, डर के कारण कोई कदम नहीं उठा रहे थे। शायद उन्होंने इंसानों को देखा ही नहीं था। आखिरकार यह अज्ञात था कि ये प्राणी अंधेरे में कितनी अच्छी तरह देख सकते थे। शायद नहीं, या कम से कम सनी जितनी अच्छी तरह नहीं। अभी भी उम्मीद थी। सनी ने फिर से छोटे द्वीप की ओर देखा, लेकिन इस बार उसका नजरिया अलग था। उसने गहरा अंधेरा देखा, तूफान की आवाज़ें जो अधिकांश ध्वनियों को दबा रही थीं, और स्कवेंजर और उसके बीच की बड़ी दूरी। यह उसका क्षेत्र था। यह एक हत्यारे छाया के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। क्या वह शांत हत्यारा बनने का सपना नहीं देखता था? अब उसकी मौका था। उसे बस हर कदम सही तरीके से करना था। अंधकार में रेंगना, दुश्मन को चेतावनी दिए बिना हमला करना, प्रत्येक को एक सटीक वार में मारना। सभी की ताकत और कमजोरियों को वह पहले ही जान चुका था, अब बस उस ज्ञान को लागू करना था। और यदि वह गलती भी करता तो बचने के अन्य उपाय थे। अगर खतरा हुआ तो इको और नेफिस मदद कर सकते थे। हाँ, ये काम कर सकता था। इसे करना ही होगा। सनी ने चेंजिंग स्टार और कैसिया की ओर देखा। मैं इसे संभाल लूंगा। वे प्रतिक्रिया देने से पहले वह छाया में घुल गया। अंधेरे की आड़ में सनी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम नर्म और मापी हुई गति में थे, सांसें नियंत्रित थीं। उसने जल्दी से हमला करने का सर्वोत्तम क्रम तय किया ताकि पकड़े जाने की संभावना न्यूनतम हो, और पहला लक्ष्य एक विशाल स्कवेंजर, जो समूह से सबसे दूर था, की ओर बढ़ा। छाया में छिपा सनी ने अचानक शांति और फोकस महसूस किया। ऐसा लगा जैसे वह आखिरकार अपने प्राकृतिक तत्व में है। जैसे ही स्कवेंजर की बड़ी आकृति उसके करीब आई, उसने गति धीमी की और अपने लक्ष्य के चारों ओर चक्कर लगाया। राक्षस हिला नहीं, वह रहा खतरे से अनजान था। सनी ने सांस रोकी और हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसके पास केवल एक मौका था। सही करो, ये सोचते हुए वह चुपचाप कूद पड़ा। 1 कदम, 2। सनी कूदकर राक्षस के कवच पर उतर गया। एज्योर ब्लेड उसके हाथ में थी, उसकी इस्पात की धातु अंधेरी चमक लिए। कुछ ही क्षण बाद उसने इसे स्कवेंजर की पीठ के कमजोर हिस्से में घोंप दिया, चिटिन को भेदते हुए मस्तिष्क को नष्ट कर दिया। टूटते कवच की हल्की क्रैक की आवाज़ बारिश में जल्दी ही दब गई। काम पूरा हो गया। सनी ने अपने दिल में जीत की भावना महसूस की और उसे तुरंत दबा दिया। ये जश्न मनाने का समय नहीं था, अंधेरे में अभी 7 लक्ष्य बाकी थे। उसने अपनी तलवार निकाली और स्कवेंजर के शव से कूद गया। फिर सनी ने भौहें चढ़ाईं। क्यों स्पेल चुप था? इसने उसकी हत्या की घोषणा नहीं की, न ही छाया के अंशों के अवशोषण की। उसकी रोंगटे खड़े हो गए। सनी ने स्कवेंजर की ओर देखा। पहले तो उसे डर था कि राक्षस अभी भी जीवित है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल मृत था। हालांकि करीब से देखने पर सनी ने कुछ देखा जो उसने पहले मिस कर दिया था। और जब उसने देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 50, मृत्यु का जाल। स्कवेंजर मर चुका था। हालांकि उसे मारने वाला व्यक्ति सनी का ब्लेड नहीं था। जब वह लक्ष्य के चारों ओर घूमा, वह इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि छुपा रहे और दुश्मन को अपनी मौजूदगी का पता न चले, जब तक कि वह हमले के लिए आदर्श स्थिति तक न पहुंच जाए। इसके बाद उसने केवल राक्षस की पीठ देखी। यही कारण था कि उसने उस भयानक घाव को नहीं देखा जो जीव के धड़ के शीर्ष से उसके खंडित पैरों तक फैला हुआ था और बारिश की वजह से आंशिक रूप से छुपा हुआ था। अटूट कवच खोलने जैसी हालत में कट गया था, जैसे टिन की कैन। स्कवेंजर का मांस और फटे हुए अंग आसानी से बड़े अंतराल से दिखाई दे रहे थे। नीला रक्त बह रहा था। ये केवल तूफान में बह गया। सनी ने निगल लिया। अगर पहले से डर न होता कि इसे किसने मारा, तो वह लंबे समय से मृत राक्षस पर आदर्श घातक हमला करने के बारे में अजीब महसूस कर सकता था। चारों ओर देखने के बाद उसने हिचकिचाते हुए एज्योर ब्लेड वापस बुलाया और खुद को छाया में लपेट लिया। छोटा द्वीप शांत था, केवल हवाओं की चिल्लाहट के अलावा। बारिश अभी भी गिर रही थी, एक स्थायी पर्दा बनाकर, जो दूर की वस्तुओं और सभी विवरणों को छुपा रहा था।
कभी कभार बिजली की चमक इस निराशाजनक दुनिया को सफ़ेद रोशनी से भर देती और फिर थंडरक्लैप गूंजता, आसमान हिल उठता। ठंडी डर ने उसकी हड्डियों में गहराई तक जगह बना ली थी। सनी सावधानी से अगले स्कवेंजर की ओर बढ़ा। वह थोड़ी दूरी से ही जान सकता था कि वह भी मर चुका है, लेकिन पास जाकर सुनिश्चित करना जरूरी था। सच में वह सही था। अज्ञात हमलावर ने जीव को लगभग आधा काट दिया था। उसके गीले अंदरूनी अंग जमीनी गंदगी में फैले थे। अंधेरा अब पहले जैसा आरामदायक नहीं रहा, बल्कि डरावना और दमनकारी बन गया था। सनी कांप उठा। जब तक उसने सभी 8 राक्षसों का निरीक्षण किया और यह पुष्टि की कि वे सभी मृत थे, उसका पेट उल्टा हो गया और डर से उसका दिमाग घबराया। जब सनी ने पहली बार महसूस किया कि काले आकार वास्तव में स्कवेंजर हैं, तो उसने सोचा कि स्थिति पहले से बुरी नहीं हो सकती। अब वह निश्चित नहीं था। वास्तव में उसे यकीन था कि चीजें पहले से भी बदतर हो गई हैं। अंतिम स्कवेंजर के पास खड़ा होकर सनी ने आसपास का निरीक्षण किया और नेफिस और कैसिया के पास लौटने के बारे में सोचा। शायद वह भयानक हत्यारा पहले ही द्वीप छोड़ चुका होगा। वे छुप सकते थे और अच्छे की उम्मीद कर सकते थे। कम से कम वह अकेला नहीं होगा। हालांकि अंधेरे में किस प्रकार का खतरा छिपा है, यह न जानना उसे सुबह आने से पहले पागल कर देगा। इसके अलावा उसके फेटेड एट्रीब्यूट के साथ अच्छे की उम्मीद करना मूर्खता है। इसीलिए जबकि उसका शरीर ठंडे पसीने से ढका था, सनी ने दांत पीसते हुए धीरे धीरे उस रिस की ओर बढ़ना शुरू किया जो द्वीप के बाकी हिस्से को उसके लिए छुपा रहा था। पास आते ही वह चुपचाप चढ़ने लगा। रिस बहुत ऊंचा नहीं था, इसलिए वह बिना ज्यादा प्रयास के उसे पार कर सका। चट्टानों के पास रहते हुए उसने सिर उठाया और नीचे देखा। फिर वह तुरंत ही छोड़कर जमीन पर गिरना चाहता था। सिर्फ कुछ मीटर दूर उसके ठीक नीचे एक काली परछाई चट्टानों के खिलाफ उभर रही थी। ये स्कवेंजर से बहुत बड़ी थी, इसके मोटे कवच से उभरते खुरदरे कांटे। इसका चिटिन काला और लाल था, जैसे प्राचीन कवच पर ताज़ा रक्त छिड़क दिया गया हो। कैंचियों के बजाय इसके हाथों के जोड़ से 2 भयानक हड्डियों के हंसिया उभर रहे थे। प्रत्येक इतना लंबा और तेज था कि एक स्कवेंजर को 2 में काट सकता था। सनी जमे हुए खड़ा रहा, हिलने से डर रहा। उसने सांस भी रोक दी। तो यह है हत्यारा। ये वही राक्षस था जिसे उन्होंने उस विशाल शार्क की लाश से पारलौकिक आत्मा के टुकड़े लेने के लिए देखा था, या उनके जैसे एक और। वह याद करता है कि कैसे दोनों प्राणी स्कवेंजरों की भीड़ को काटते हुए निकले, हर राक्षस को मार या दूर फेंकते हुए। केवल 7 को मारना भी उस मृत्युदूत के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। 3 स्लीपर्स को खत्म करने की बात छोड़ दें। सनी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, किसी आवाज से बचते हुए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हाथ और पैर बेहद सावधानी से चलाए, ये प्रार्थना करते हुए कि उसे न सुना जाए, न महसूस किया जाए, न पहचाना जाए। सौभाग्य से राक्षस उसकी मौजूदगी से अनजान रहा। जमीन पर पहुंचकर सनी ने कुछ कदम पीछे लिया, अभी भी रिस की ओर मुंह किए हुए। उसने खुद को घुमाने के लिए मजबूर किया। महसूस कर रहा था कि उसकी पीठ अदृश्य सुइयों से छेदी जा रही हो। वह चुपचाप अपनी सहयात्री की ओर बढ़ा। कुछ मिनट बाद वह नेफिस और कैसिया के पास लौट आया। लड़कियां तनाव और घबराहट में थीं, अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थीं। सनी ने छाया से बाहर आने से पहले उन्हें बताया कि वह आ रहा है। मैं हूं। नेफिस हिली, अपनी तलवार थोड़ा नीचे करते हुए। उसका चेहरा गंभीर था। स्थिति क्या है? उसने धीरे से कहा। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी, पहली बार वास्तव में खुश कि वह इस अभिशप्त जगह में अकेला नहीं है। हमारे चारों ओर 8 स्कवेंजर हैं, लेकिन वे सभी मृत हैं। हत्यारा वही बड़ा राक्षस है जिसे हमने देखा था, जिसके कवच पर लाल पैटर्न है और कैंचियों की बजाय हंसिया है। ये तूफान से बचकर पास के एक पत्थर की रिस के नीचे छिपा है। एक बिजली चमकी, सब कुछ रोशन कर दिया। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे चेंजिंग स्टार की आंखों में 2 सफ़ेद चमक जलीं। जल्द ही यह प्रतिबिंब गायब हो गया, उन्हें फिर से रहस्यमय और अनिश्चित छोड़ दिया। उसने सिर झुकाया और फुसफुसाया, जैसे खुद से बात कर रही हो। एक अवेकन राक्षस। सनी ने अपने होंठ चाटे। हाँ, तो अब हम क्या करें? नेफिस ने थोड़ी देर सोचा, अपनी तलवार पर झुकते हुए। फिर उसने उसे देखा और कहा, मार डालो। सनी उसे देखता रहा, शब्द खो दिए। आखिरकार उसने खुद को संभाला और जो पहला विचार आया वही कहा, क्या तुम पागल हो? उस चीज से लड़ने का विचार काफी हास्यास्पद था, अगर पूरी तरह पागल नहीं तो। उसके शब्द थोड़े रूखे लग सकते थे, इसलिए उसने गले की आवाज साफ की और जोड़ा, मतलब क्या तुमने सोचा है कि हम उस राक्षस को कैसे मारेंगे? नेफिस ने धीरे सांस ली। ये सोचना जरूरी नहीं है, हमारे पास बस कोई विकल्प नहीं है। उसने कैसिया की ओर देखा, जो पीले चेहरे के साथ उन्हें सुन रही थी, और समझाया, हम सुबह तक चट्टानों को छोड़ नहीं सकते और न ही राक्षस। लेकिन जैसे ही सूरज उगेगा, ये हमें आसानी से देख लेगा और हमला करेगा। तब हमारी एकमात्र बढ़त आश्चर्य का तत्व खत्म हो जाएगी। अगर हमें वैसे भी लड़ना है तो बेहतर है कि हम पहले हमला करें। चेंजिंग स्टार ने चारों ओर देखा और जोड़ा,
अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं है, हालांकि मुश्किल से मैं अभी भी देख सकती हूँ। जैसे ही रात आएगी ये संभव नहीं होगा, इसलिए हमें पहले हमला करना होगा और जल्दी। सनी ने सिर हिलाया। यह अभी भी यह नहीं बताता कि हम इसे कैसे मारेंगे। उस चीज़ ने आर्ट स्कवेंजर को मिनटों में ख़त्म कर दिया। हम उसके मुकाबले नहीं हैं। हमें उसकी कमजोरियां भी नहीं पता। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये बस एक अवेकन राक्षस है। सनी ने अविश्वास में उसे घूरा। बस एक अवेकन राक्षस? क्या तुम भूल गई कि हम तीनों सिर्फ स्लीपर्स हैं? निष्क्रिय इंसान अवेकन राक्षसों से कैसे निपट सकते हैं? स्कवेंजर को मार पाना भी असामान्य है। उसने पीछे मुड़कर बस जवाब दिया, लेकिन हम असामान्य हैं। सनी वहां खड़ा रह गया, मुंह खुला, कुछ कहने के लिए नहीं। नेफिस ने सांस ली। तुम और मैं, हम दोनों सामान्य स्लीपर्स नहीं हैं, है ना? इसे नकारने की कोशिश मत करो। कोई साधारण व्यक्ति इस जगह में बच नहीं पाता। वहीं चेंजिंग स्टार ने जारी रखा, तुम, मैं और तुम्हारे पास जो अवेकन बीस्ट इको के रूप में है, साथ में आश्चर्य का तत्व। मैं यह नहीं कह रही कि यह आसान होगा। हम मर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि नहीं मरेंगे। उसने अपनी तलवार की सिल्वर ब्लेड की ओर देखा और कुछ सेकंड बाद जोड़ा, वैसे भी, जैसा मैंने कहा, हमारे पास विकल्प नहीं है। सनी ने दांत पीसते हुए तर्क खोजने की कोशिश की। हालांकि उनका तर्क अजेय लगता था। उसे उस राक्षस से लड़ने का बहुत बुरा एहसास हो रहा था। सन्नाटा छाया हुआ। तभी कैसिया, जो इस समय तक चुप थी, अचानक बोली, तुम उस चीज के खिलाफ हमारी मुख्य बढ़त भूल रहे हो। दोनों ने उसे देखा, हैरान। दृष्टिहीन लड़की ने उनकी ओर देखा और हल्का सिर उठाया। हम बुद्धिमान हैं और राक्षस नहीं। उसके शब्द अंधेरे में गूंजे। सनी ने सांस छोड़ी। हड्डियों के हंसिया वाले राक्षस से लड़ाई अनिवार्य लग रही थी। कुछ समय बाद वह अंधेरे में खड़ा था, सामने खतरनाक प्राणी को देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर और गंभीर था। एज और ब्लेड को कसकर पकड़े हुए सनी धीरे धीरे सांस खींचा। पहले वाला